शाह साहब, आप खैर इजाज की बात भी आपने सुनी है कि जी ये पहले से कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन हम जो बात कर रहे थे इजाज, शायद आपने उसे पूरा तरीके से सुना नहीं। हम बैक इंजरी की बात कर रहे थे जो कि शाहीन को काफी अरसे से है, जिसे वो उन्होंने क्योर भी करवाया था लेकिन ठीक नहीं हो पाए थे। और शायद ऐसा लग रहा था कल मैदान में कि वो एफर्ट कर रहे थे अपनी बैक इंजरी की वजह से, बॉलिंग करवाते हुए उंगली की वजह बाद में आई थी। शाह साहब यही बात थी? देखिए मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत सर है। जज्बाती हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी है ना, हमारे को और कुछ है नहीं, पैसे नहीं, हम जज्बात हैं। मेरे लिए भी मैं भी पाकिस्तान के नाम पे बहुत जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, चीज को एड्रेस करना चाहिए। एंड सबको ये तो अवामुन नास को पता है कि उसको बैक का इशू है, उसको सही से एड्रेस करना चाहिए। बड़ी खुशाइन बात है अगर जमान खान और दानी को कंसिडर किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से 11 लोगों की एक फिट टीम उतारना ग्राउंड में, इट्स अ स्पेक्यूलेशन ना, ये इस वक्त हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें अच्छा लगने की और बुरा लगने की कोई बात नहीं है। मैं एज एन एक्सपर्ट शाह साहब, मैं ये यहाँ पर एक सवाल ले लीजिएगा आप इजाज की बात से कि 25 तारीख को हम ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे बताइएगा शाह साहब कि जो हारिस की और नसीम की इंजरी है, बीइंग एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, बीइंग एक्सपर्ट, ये इतने दिनों के अंदर क्या ठीक हो जाएगी? लगभग कोई 10 से 12 दिन ही रह गए अब देखे ना, इसके लिए तो उनको स्कैन्स कराने चाहिए और एक्सटेंट ऑफ इंजरी को स्टडी करना चाहिए। सिर्फ वीडियो की स्क्रीन पे देख के इतनी बड़ी डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि अगर कोई क्रॉनिक इशू है तो फिर चांस लेने की ज़रूरत नहीं है अगले टूर्नामेंट में, बिकॉज वो कभी भी 100% नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन आई एम श्योर पीसीबी के अपने डॉक्टर्स हैं, उनके प्रॉपरली स्कैन्स होंगे वहाँ भी फैसिलिटीज मौजूद होंगी। श्रीलंका में मेरे ख्याल तो अब तक स्कैन हो जाने चाहिए जी। आज एमआरआई होंगे, अभी इजाज वसीम ने बताया हमें कि आज एमआरआई होंगे दोबारा। जैसे ही उस एमआरआई की रिपोर्ट सामने आती है तो फिर ये पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म या इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो अगला टूर्नामेंट आपके सर पे खड़ा है, तो उसके लिए ये प्लेयर्स फिट हैं या आया कि नहीं है। और आई एम श्योर पीसीबी के पाइपलाइन में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो रिप्लेस कर सके, लेकिन टीम जरूर डिस्टर्ब हो जाती है इस तरह की इंजरीज की वजह से, और बहुत अनफॉर्चुनेट है। दुरुस्त जी, ऐसा ही है, बहुत अनफॉर्चुनेट है और टीम डिस्टर्ब भी हो जाती है। फिलहाल अगर हम आगे स्टेप लें और बोर्ड की तरफ से बात करें तो मैं फिर से यही पूछना चाहूंगा शाह साहब, क्योंकि आप एक ओहदा भी देख रहे हैं माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट का, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ऐसी क्या पाबंदियां होती हैं कि हम पर दूसरे बोर्ड जो है वो हावी हो जाते हैं? जैसे बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस हमें क्लियरली नजर आता है पीसीबी के ऊपर, तो क्या हम अपनी स्टैंडिंग्स जो है वो शो नहीं कर सकते? पता नहीं, मुझे तो इकबाल का वो शेर याद आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। शायद हमने ही अपना मुकाम इतना बुलंद नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली। पिछले सालों में हमने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसमें हम एंड में गिव अप कर जाते हैं और आगे वाले की बात मान लेते हैं। लेकिन ये तो देखें, ना सिर्फ कि ये टूर्नामेंट अफेक्ट हुआ इस डिसीजन से, शायकीन का इंटरेस्ट लूज हुआ, प्लेयर्स हमारे डिस्टर्ब हुए। और ये वेदर फोरकास्ट तो ऐसी चीज है जो आप अभी गूगल पे जाके डालें तो आपको अगले पूरे महीने का वेदर फोरकास्ट सामने आ जाएगा। तो जब आपको ये बात पहले से पता है तो फिर तो एक क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट बनती थी कि ऐसी वेन्यू को चूज करना जहां पे आपको पता है कि मूसलाधार बारिशें होनी है और टीम ने डिस्टर्ब होना है हमारी। और सिर्फ हम चले, ये भी मैं नहीं कहता कि ये कोई सियासत है पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों टीम्स डिस्टर्ब होती है, एक टीम नहीं डिस्टर्ब होती। लेकिन टूर्नामेंट तो बहरहाल खराब हुआ, हमारे प्लेयर जो है वो इंजर्ड हुए। अच्छा, इजाज की तरफ वापस आएंगे। इजाज, मैं आपको बताना चलूं कि हमारे साथ जो इस वक्त पैनल में मौजूद हैं वो सिंध के निगरां काबीना में शामिल हैं डॉक्टर जुनेद अली शाह साहब। वो वाहिद वजीर हैं जो पेशे के लिहाज से सर्जन हैं, खास तौर पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में उनकी शोहरत जो है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। तीसरी बार उन्हें निगरां काबीना में शामिल किया गया है। खेलों से भी लगाव है, कराची को खेलों का शहर में तब्दील करने का अज़म रखने वाले सूबाई वजीर डॉक्टर जुनेद शाह साहब जो हैं वो अभी हमारे साथ खेलों पर बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो अपनी राय आपको दे रहे थे वो एज एन एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर दे रहे थे, ना कि उन पैनलिस्ट की तरह से दे रहे थे जो कल रात से हमारी टीम को सिर्फ और सिर्फ पटकने में लगे हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी एक लिहाज से कि हमें अपनी टीम का मोराल बढ़ाना है, लेकिन जो मेडिकल उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसे भी हाईलाइट करना होगा। कल के मैच के लिए क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान टीम आज रेस्ट पे है। पाकिस्तान टीम आज ट्रेनिंग करने के लिए प्रेमदासा स्टेडियम में नहीं जा रही है।
क्योंकि 2 दिन तक पाकिस्तान इंडिया के साथ ये मैच कंप्लीट करने में लगा रहा, तो इसलिए टीम ने आज रेस्ट करना मुनासिब समझा है। बाकी ये प्रॉब्लम है, थोड़ी परेशानी की बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलीफ ये है कि हारिस रऊफ की जो पसलियों में दर्द है उसका कल MRI सुबह के टाइम हो गया था मैच शुरू होने से पहले, और बाद में फिर हमने देखा कि वसीम अकरम और वकार यूनिस जो 2 पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं, वो बकायदा नीचे जब मैच रुका हुआ था बारिश की वजह से, तो उन्होंने जाकर हारिस से मुलाकात की, और हमारे जरा ये बताते हैं कि वकार यूनिस क्योंकि पाकिस्तानी टीम के कोच भी रह चुके हैं, उन्होंने हारिस को, वसीम और वकार दोनों ने मशवरा दिया है कि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है तो ये 5 ओवर फेंकने के लिए अपने आप को ट्रबल में मत डालो। ये तो बैड लक हुई नसीम शाह की कि वो 48वें ओवर के अंदर उसके कांधे की तकलीफ हुई है, तो एहतियात का फैसला किया गया है। जमान खान अच्छे बॉलर हैं, शाहनवाज धानी अच्छे बॉलर हैं, टीम के साथ मोहम्मद वसीम जूनियर भी बैठे हुए हैं। अगर 2 लड़के पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं तो ट्रैवल करवाए जाते हैं, तो जमान खान को मैदान में उतार दिया जाएगा और जो है धानी बैकअप पे रहेंगे और वसीम जूनियर खेल जाएंगे, एक हारिस रऊफ की जगह, एक नसीम शाह की जगह। बाकी पाकिस्तानी टीम के जो जहां तक मोराल की बात है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि बाबर आजम गलत रीड कर गए इस प्रेमदासा की विकेट को। ओवरकास्ट कंडीशन में बाबर ने उनको शायद अपनी बॉलिंग के बिहाफ के ऊपर पहले बैटिंग करा दी और इंडिया ने फिर बैटिंग में डोमिनेट किया और हम कल पूरा दिन कोई विकेट नहीं हासिल कर सके हैं। और जहां तक बैटिंग की बात है तो फहीम, मैं एक बात लास्ट में बोलूंगा, हम पाकिस्तानी कब तक अपनी बॉलिंग के सर पे मैचेस जीतते रहेंगे? आखिर हमारी बैटिंग को भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। फखर जमान बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है इजाज, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बॉलर की बेस पर जो है वो चलते हैं। अगर हम सेकंड बैटिंग करने के लिए आते हैं तो हमारा बॉलर पहले परफॉर्म करेगा तो हम कर पाएंगे, अगर हम फर्स्ट बैट करते हैं तो भी यही होता है। हम काफी स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग के मामले में। शाह साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर का भी जो है वो लैक चल रहा है। अच्छा, श्रीलंका की टीम बिल्कुल यंग है, उनमें कोई स्टार प्लेयर इस वक्त नहीं खेल रहे हैं, और इसी एतबार से जब मैं रात को खेल के जुनून में मोहसिन खान साहब के साथ था तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वहां पर स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, ये तीनों लेवल की क्रिकेट होती है और वहां से खिलाड़ी निकल के आते हैं। सिंध में तो सर एक मैदान तक नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, एक ग्राउंड तक नहीं बचा, और अगर है तो वो पेड़ है। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? देखें, जहाँ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है तो सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, यकीनन पिछले सालों से बेहतर है। खासे ग्राउंड्स भी बने हैं नए, लेकिन ये याद रखें कि सिंध हुकूमत का काम जो है वो, या किसी भी हुकूमत का काम सिर्फ एक स्पोर्ट को तरजीह देना नहीं होती है। उसी के लिए फिर इदारे होते हैं, PCB जैसे। मैं अभी हाल ही में विजिट करके आया हूँ नियाज स्टेडियम हैदराबाद का। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ उसकी हालत देख के, क्योंकि मैंने खुद उधर अंडर-19 क्रिकेट बहुत खेली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना हर एरिया में हम सबकी अहम जिम्मेदारी है। आपको याद होगा कि सिंध में, कराची में बिलखुसूस एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी 2018 में, जिसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड्स खाली किए थे। उसका हिस्सा मैं भी था। उसमें 47 ग्राउंड्स खाली किए गए थे उस ड्राइव में। और अब हमारी अहम कोशिश ये है, ऑल्दो इंटरिम जो है गवर्नमेंट, इसका जो बुनियादी काम होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना होता है, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं होता कि डे टू डे रनिंग्स गवर्नमेंट की या मिनिस्ट्रीज की वो रुक जाएं, और कतन मकसद ये नहीं होता कि अगर अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट करके कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम कुछ डिलीवर कर पाएं तो हम वो ना करने की कोशिश करें और आराम से घर पे बैठे रहें और वेट करते रहें कि इलेक्शन जब अनाउंस होगा तो इलेक्शन सर, इस हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह से कराची में राशिद लतीफ एकेडमी या दीगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस वक्त निजी तौर पर कायम है, लेकिन वहां भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रमोट होने वाला खेल क्रिकेट ही है। तो सवाल ये है कि कबड्डी के अखाड़े आखिर कहां चले गए हैं? अब देखें, ये रीजनल स्पोर्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया, क्योंकि अक्सर हम बड़े स्पोर्ट्स का सोचते रहते हैं और रीजनल स्पोर्ट्स जिसमें शायकीन का इंटरेस्ट होता है। देखें, आपने अवाम तक वो चीज़ पहुंचानी है जो अवाम की रिक्वायरमेंट है। मैं गोल्फ खेलता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंटीरियर सिंध के सारे लोगों को कहूँ कि मेरा गोल्फ का मैच आके देखना शुरू कर दें। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है गोल्फ देखने में। तो रीजनल स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल मलाखड़ा है, उसकी बहुत
फॉलोइंग है सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर। तो अभी हमने बिटशाह का मेला हुआ था, उसमें मलाखड़ा का इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराया था। देयर वाज अ ह्यूज टर्नआउट, अराउंड 150,000 पीपल उसको देखने आए मलाखड़ा को। तो आपने एज अ हुकूमत जो है वो आवाम को वो चीज़ देनी है जो आवाम की रिक्वायरमेंट है। तो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि हर स्पोर्ट्स को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर मैं कहता हूँ कराची में ये 47 नहीं तो 20 भी मैं अगर ग्राउंड बनाने में कामयाब हो गया इस छोटे से अरसे में, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच शाह साहब हमारे साथ थे। इजाज़, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।